श्रीमती नंदा नेमा हूँ। शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज 4th सेमेस्टर के 3rd पेपर शोध प्रविधि भाग 2 के चैप्टर तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन के पश्चात तथ्यों के विश्लेषण के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग चरणों से होते हुए तथ्यों के निष्कर्षों को अंतिम रूप से प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यदि व्यवस्थित प्रविधि को अपनाया जाता है और तथ्यों का संकलन किया जाता है तो उनके विश्लेषण में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती। इसलिए हमें तथ्यों का संकलन ठीक प्रकार से करना चाहिए जिससे कि विश्लेषण में किसी प्रकार की बाधा या कठिनाई का सामना न करना पड़े। जिन चरणों को अपनाया जाता है उनकी व्याख्या में इस प्रकार हम कर सकते हैं, जैसे तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान देना जरूरी है। तथ्यों के संकलन के बाद उनके विश्लेषण का कार्य आरंभ होता है। एक कुशल शोधकर्ता एकत्रित तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि वो सजीव मालूम पड़ते हैं और स्वयं बोलने लगते हैं। सर्वप्रथम शोधकर्ता को तथ्यों का संपादन करना पड़ता है। विभिन्न प्रविधियों द्वारा एकत्रित तथ्यों की जांच की जाती है। जो प्रविधियां अपनाई जाती हैं वह भी सावधानी पूर्वक शोधकर्ता के द्वारा अपनाई जाती है। और सर्वप्रथम शोधकर्ता तथ्यों का संपादन करते समय विभिन्न प्रविधियों के द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनकी जांच करता है, कमियों को दूर करता है, असंगतता को दूर करके तथ्यों को स्पष्टता प्रदान करता है। इसी स्तर पर अनावश्यक सूचनाओं को भी निकाल दिया जाता है तथा शेष सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में जमा लिया जाता है। प्रत्युत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को ही संकेतीकरण के नाम से जानते हैं। तथ्यों में के संकेतीकरण, सारणीकरण एवं विश्लेषण के लिए जो दशाएं होती हैं वह पहले से ही तय कर ली जाती हैं। यद्यपि तथ्यों का संकेतीकरण, सारणीकरण या संपूर्ण रूप में विश्लेषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी सफलता के लिए अनुसंधानकर्ता में कुछ विशेष गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अनुसंधानकर्ता जब समस्त अपनी क्षमता के साथ अनुसंधान करता है उसी समय तथ्यों का जो संकेतीकरण है, सारणीकरण है और व्यवस्थित ढंग से जो विश्लेषण है वो कर पाता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है तथ्यों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए। सबसे पहले तथ्यों के बारे में पूर्ण जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तथ्यों के संकेतीकरण, सारणीकरण व सही विश्लेषण के लिए यह जरूरी है कि विश्लेषणकर्ता को इन तथ्यों का पूर्ण और व्यवस्थित ज्ञान हो जिससे उनका संकेतीकरण व सारणीकरण और विश्लेषण ठीक प्रकार से हो सके। घटनाओं के प्रति शोधकर्ता की विशेष अंतर्दृष्टि का होना भी बहुत जरूरी है। अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के समय स्वयं भी कई घटनाओं का अवलोकन करता है। कई बार तो वह स्वयं वहां पर जाकर देखता है कि घटनाएं किस प्रकार घटित हुई हैं, किस प्रकार वो घटनाओं में नए मोड़ आए हैं। यदि अवलोकित घटनाओं या परिस्थितियों के संबंध में अनुसंधानकर्ता की अंतर्दृष्टि स्पष्ट और सूक्ष्म है तो वह उसकी सहायता से वैज्ञानिक तथ्यों का संकेतीकरण, सारणीकरण, वर्गीकरण और एवं विश्लेषण करने में सफल हो जाता है। अन्यथा उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब बातें शोधकर्ता को हर समय ध्यान रखना आवश्यक है कि अंतर्दृष्टि उसकी स्पष्ट हो और घटनाओं का सूक्ष्म और वैज्ञानिक तरीके से वह अवलोकन करे। उसके बाद शोधकर्ता के लिए यह भी जरूरी है कि वो बौद्धिक ईमानदारी व अनुभव वाला हो। तथ्यों के संकेतीकरण, सारणीकरण, व्यवस्थित विश्लेषण के लिए यद्यपि वैज्ञानिक कार्यविधि का सहारा तो लिया ही जा सकता है, लेकिन साथ ही अनुसंधानकर्ता में बौद्धिक ईमानदारी का भी होना बहुत जरूरी है। बौद्धिक ईमानदारी से यहाँ अभिप्राय यह है कि तथ्यों को जिस रूप में जानकारी मिलती है उसी रूप में उसको प्रस्तुत किया जाए, यानी अपनी तरफ से उसमें कोई भी बात ना जोड़ी जाए जिससे कि तथ्यों के विश्लेषण में फिर कठिनाई हो। बौद्धिक ईमानदारी से अभिप्राय यह है कि पूर्ण रूप से वही जानकारी प्रस्तुत किए जाए जो कि तथ्यों के माध्यम से एकत्रित की गई हो। व्यक्तिगत पक्षपात से स्वतंत्र होना भी शोधकर्ता के लिए बहुत जरूरी है। यदि वह पक्षपात
अपनाता है या पूर्वाग्रहित होता है या अपनी भावनाओं को तथ्यों के साथ जोड़ देता है, तब भी शोध में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को देखना को पड़ता है। अनुसंधानकर्ता को इस बात की विशेष सावधानी रखनी पड़ती है कि किसी भी दशा में तथ्यों के संकेतीकरण, सारणीकरण और विश्लेषण में अभिमति या व्यक्ति पक्षपात का समावेश तो नहीं हो रहा है और वह पूर्ण रूप से पक्षपात रहित होकर तथ्यों की जानकारी एकत्रित कर रहा है। यह उसको हर समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आलोचनात्मक कल्पना शक्ति का भी होना शोधकर्ता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब बातें शोध को सही दिशा में आगे ले जाती हैं। अनुसंधानकर्ता या विश्लेषणकर्ता तथ्यों के संकलन के पश्चात उनके बीच पाए जाने वाले सहसंबंधों को भी ज्ञात करता है। इसके लिए उसमें आलोचनात्मक कल्पना शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यानी हर जगह शोधकर्ता को सावधानी पूर्वक उन सभी बातों का ध्यान रखना है जो शोध के लिए आवश्यक हैं, शोध को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। फिर हम देख सकते हैं कि तथ्य विश्लेषण के लिए कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से चरणों को अपनाया जाता है जिससे हमारा शोध आगे बढ़े, सही दिशा को प्राप्त करे। सबसे पहला चरण हम ले सकते हैं तथ्यों के विश्लेषण में, तथ्यों का संपादन। तथ्यों के संपादन का तात्पर्य यही है कि संकलित तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण कर इनकी कमियों को दूर किया जाए, अशुद्धियों एवं अपूर्णताओं को हटाया जाए ताकि तथ्यों को स्पष्टता प्रदान की जा सके। यानी जो अशुद्धियां हैं, जो गलतियां हैं, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, उनको इसमें संपादन में हटाने का काम किया जाता है, जिससे कि शोध में किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न न हो। तथ्यों के संपादन में कुछ बातें संलग्न होती हैं। उत्तरदाताओं द्वारा दी गई आधी और अधूरी जानकारी, दोषपूर्ण जानकारी को अलग करना बहुत जरूरी होता है। केवल ऐसी ही जानकारी रखी जाती है तथ्यों के संपादन में जो स्पष्ट है, पढ़ने योग्य है, सरल है और विषय से जुड़ने वाली है। तथ्यों के संपादन में कुछ बातें और भी संलग्न होती हैं, जैसे तथ्यों का परीक्षण किया जाना, सही और सटीक तथ्यों का चुना जाना, इन सही तथ्यों की कंप्यूटर में प्रविष्टि करना और तथ्यों के संपादन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर के प्रयोग से आज हम देख रहे हैं शोध कार्य बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर का प्रयोग करने से तथ्यों का डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन भी शोध प्रविधि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इससे सटीक विश्लेषण करने में हमको सहायता मिलती है। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर के प्रयोग के माध्यम से संभव हो पा रही हैं। इसी कारण आज शोध में अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम सही तरीके से शोध को आगे बढ़ा सकें। द्वितीयक तथ्यों की जांच भी इसका तथ्यों के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है और इसमें अनुसंधानकर्ता प्राथमिक तथ्यों के साथ साथ द्वैतिक तथ्यों का भी उपयोग करता है। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि जो जानकारी होती है वो प्राथमिक तथ्य से भी एकत्रित की जाती है और द्वितीयक तथ्यों से भी जानकारी एकत्रित की जाती है। तथ्य संकलन के लिए अपनाई गई पद्धति जो अपनाई जाती है उससे जो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं उसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार ऐसी पद्धतियों के उपयोग से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है इसको हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं। द्वितीयक तथ्य वे होते हैं या द्वैतिक तथ्य वे होते हैं जो अन्य किसी लिखित रिकॉर्ड से प्राप्त होते हैं, जैसे शोध पत्रिकाएं, जर्नल्स, अखबार, आत्मकथाएं इत्यादि। ये सभी द्वैतिक स्रोत में आते हैं। द्वैतिक स्रोत से प्राप्त सामग्री की जांच किया जाना भी बहुत जरूरी है। इन स्रोतों से प्राप्त तथ्य विश्वसनीय है या नहीं, इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिए। यानी शोधकर्ता को हर समय चाहे प्राथमिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो चाहे द्वितीयक स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो, वो जानकारी सही है या नहीं। पत्र पत्रिकाएं, प्रश्नावली, हम जिस भी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसमें पूर्ण रूप से सावधानी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा निष्कर्ष और प्रतिवेदन सही रूप में प्रस्तुत किया जा सके। संकेतन या कोडिंग, यह भी तथ्यों के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है। संकेतन का मुख्य उद्देश्य लंबे उत्तरों को संक्षिप्त करना है। विश्लेषण कार्य इससे सरल हो जाता है। प्राप्त तथ्यों के उत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणी में बांधने की प्रक्रिया ही संकेतन या कोडिंग कहलाती है। संकेतन के लिए कई बार हम अनेक प्रकार की जानकारियां इकट्ठी करते हैं और उनको फिर
अर्थपूर्ण श्रेणी में बांधते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कई बार आय के संबंध में हमें अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती हैं। हम उत्तरदाताओं से उनके आय के संबंध में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमको अलग अलग जानकारियां मिलती हैं और फिर उनको हम इस प्रकार निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग की श्रेणी में रखकर कोडिंग कर सकते हैं। संकेतन एक महत्वपूर्ण चरण है जिसकी सहायता से अनुपयोगी विस्तार से बचा जा सकता है और शोध की दिशा को टू द पॉइंट और सटीक बनाया जा सकता है। अर्थपूर्ण श्रेणी में जानकारी को बांधने से शोध कार्य में न केवल सुविधा होती है वरन शोध कार्य सही दिशा में आगे बढ़ता है। अनावश्यक बिखराव एवं भ्रम का सामना हमको नहीं करना पड़ता है। फिर तथ्यों के विश्लेषण का हम अगला चरण क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के रूप में देखते हैं। संकेतन के बाद शोध या अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग विभाजन और वर्ग निर्माण की प्रक्रिया को वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। शोध में प्राप्त जानकारी जो प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों या स्रोतों से प्राप्त हुई है उनका वर्गीकरण किया जाता है। यह वर्गीकरण समानता व असमानता के आधार पर किया जाता है। तथ्यों को विभिन्न श्रेणियों और वर्गों में बांटते हुए विश्लेषण करने का कार्य किया जाता है और विश्लेषण करने के समय में यह भी ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो जानकारी है वह कार्य और कारण से जुड़े और इस प्रकार का वर्गीकरण करने से हमारा जो विश्लेषण है वह कार्य और कारण से जुड़ जाता है। शोधकर्ता का यह निर्णय होता है कि वह किस प्रकार का वर्गीकरण अपनाए और कुछ नियम भी बनाए जिससे कि वर्गीकरण करने में आसानी हो। वर्गीकरण करते समय वर्गीकरण का सर्वसमावेशी होना चाहिए, अर्थात दिए गए पदों को किसी न किसी वर्गों में सम्मिलित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्गों की संख्या ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो। इसी प्रकार वर्गों की संख्या ना तो बहुत बड़ी हो और ना छोटी हो बल्कि सामान्य हो। यदि वर्गीकरण सही ढंग से होता है तो शोध कार्य में सुविधा होती है। इसलिए वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। जैसे उम्र के मामले में 5 वर्ष तक, 5 से 10 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक की आयु, यह अंतराल समान माना जाएगा। वर्ग अंतराल की असमानता सही वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी वर्गीकरण करते समय हमें जो अंतराल हम चुनते हैं वो समान हो और सही ढंग से उसको हम प्रस्तुत करें, तभी हमें तथ्यों के विश्लेषण में और उसके वर्गीकरण में सहायता मिलेगी। अगला चरण हम देख सकते हैं तथ्यों के विश्लेषण के संबंध में सारणीयन। तथ्यों के वर्गीकरण के पश्चात शोध को निश्चित रूपरेखा प्रदान करने के लिए तथ्य सामग्री का सारणीयन किया जाता है। सारणीयन का उद्देश्य सामग्री को व्यवस्थित रूप देकर अनुसंधान समस्या को और अधिक स्पष्ट किया जाता है। सारणीयन से निर्वचन एवं निष्कर्ष निकालने में सरलता हो जाती है। संकलित तथ्यों को तार्किक रूप में रखना और उसको प्रस्तुत करना ही सारणीयन कहलाता है, जो कि वर्गीकरण के बाद आरंभ होता है। वर्गीकृत आंकड़ों को एक तालिका अथवा सारणी के अंतर्गत कालमों और कतारों में दिखाया जाता है, जिससे तुलनात्मक महत्व भी समझ में आता है। सारणीयन से हम तुलना करने में आसानी हमें होती है। हम कई चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं कालम के माध्यम से, जिससे हमको हर चीज़ साफ साफ और सरलता से न केवल समझ आती है वरन हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इस सब बातों का ध्यान भी हमको ध्यान रखना है जब हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और सारणीयन बनाते हैं, टेबुलेशन करते हैं। उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों को आवृत्ति और प्रतिशत के आधार पर विभिन्न सारणियों में सूचीबद्ध कर लिया जाता है। सारणीयन एक महत्वपूर्ण चरण है जिसकी सहायता से हम प्राप्त तथ्यों को सांख्यिकी आधारों पर प्रदर्शित कर पाते हैं। सारणियों के आधार पर ही शोध के झुकाव को भी हम अनुभव कर सकते हैं। सारणियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। गुणों के आधार पर प्रमुख रूप से 4 प्रकार की सारणियाँ पाई जाती हैं। जिस सारणी में केवल एक ही लक्षण को दिखाया जाता है उसे एक गुणी सारणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी वर्ष की परीक्षा में किसी कक्षा के छात्रों को प्राप्त प्राप्तांकों को सारणी द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं तो इसको एक गुणी सारणी कहा जाता है। द्विगुणी सारणियन जब किसी तथ्य को 2 गुणों को प्रदर्शित करते हैं तो द्विगुणी सारणी का निर्माण हम कह सकते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी वर्ष में कक्षा के छात्र एवं छात्राओं के प्राप्तांकों को हम दिखा सकते हैं, तब द्विगुणी सारणी का प्रदर्शन किया जाता है।
त्रिगुणी सारणियन यदि 3 लक्षणों को प्रदर्शित हमको करते हैं तो त्रिगुणी सारणी के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुगुणी सारणी जब 3 से अधिक गुणों का प्रदर्शन किया जाता है तो इसे बहुगुणी सारणी कहा जाता है। सारणी का उपयोग यह है कि वह अव्यवस्थित सामग्री को तार्किक आधारों पर व्यवस्थित कर देती है। उसी प्रकार सारणियन से तथ्यों से प्राप्त सामग्री को संक्षिप्त रूप प्राप्त होता है। वह तुलना करने में भी हमको बहुत सहायता मिलती है। सारणियन सांख्यिकी विश्लेषण में बहुत अधिक सहायक होती है। अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी विश्लेषण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण की वह जो प्रक्रिया है उसमें तथ्यों के संगठन, संक्षिप्तीकरण एवं विश्लेषण विवेचन में प्रयोग की जाती है। कार्य और कारण संबंधों का विश्लेषण भी किया जाता है। तथ्य विश्लेषण के अंतर्गत व्यक्तिक एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। जैसे भारत में जनाधिक्य का होना बेरोजगारी का कारण है, जनसंख्या अधिक होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। ये हम कार्य कारण में संबंध स्थापित कर सकते हैं। समस्त तथ्यों के सारणीयन के पश्चात तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। सांख्यिकी के आंकड़े उपकल्पनाओं के परीक्षण में सहायक होते हैं। गणितीय आधारों पर विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। सामाजिक शोध इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक इत्यादि का भी प्रयोग विश्लेषण में किया जाने लगा है। इनके प्रयोग से संकलित तथ्यों की विश्वसनीयता भी की जाती है। तथ्य इस प्रकार सांख्यिकीय आधारों पर जब विश्लेषित किए जाते हैं तो उनमें पाए जाने वाले निष्कर्ष कहीं ज्यादा वैज्ञानिक होते हैं। जितनी कुशलता के साथ हम तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और सारणीयन करते हैं, उतने ही सटीक परिणाम हमारे सामने आते हैं। वरन रिपोर्ट बनाने में भी हमको सुविधा होती है। एक पक्ष पर और मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ यहाँ पर कि चित्रमय प्रदर्शन और ग्राफिक प्रदर्शन भी विश्लेषण के समय हम कर सकते हैं। इससे तर्कसंगत आधारों पर शोध करने में सहायता मिलती है और हमारा शोध का जो प्रस्तुतिकरण है वह भी अच्छा हो जाता है। जो हम ग्राफ बनाते हैं, जो हम पाई डायग्राम बनाते हैं, यह भी शोध के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। व्याख्या पर हम आ सकते हैं। वर्गीकरण की किस प्रकार व्याख्या की जाए। तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्गीकरण और सारणीयन के पश्चात विश्लेषण करके हम निष्कर्ष निकालते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। संकलित तथ्यों के सारणीयन से यह ज्ञात हो जाता है कि कौन से चर परस्पर संबंधित हैं। किसी भी प्रकार की तथ्य सामग्री को उसके निर्वचन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता के कंधों पर आ जाता है। शोधकर्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि उसका कार्य इस प्रकार से हो कि वह कार्य और कारण में संबंध जोड़ दे और फिर सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और निष्कर्ष निकाले। सांख्यिकी विश्लेषण से कार्य कारण को जोड़ना कहीं अधिक आसान हो जाता है। विशुद्ध विज्ञानों की तरह सामाजिक विज्ञानों में भी सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांख्यिकी और कंप्यूटर के प्रयोग ने हमारे शोध कार्य को न केवल सरल बनाया है वरन बहुत अधिक वैज्ञानिक और सटीक बना दिया है। सांख्यिकी के प्रयोग से तथ्य सामग्री वैज्ञानिक आधारों पर विश्लेषित की जाने लगी है। सांख्यिकी व कंप्यूटर का प्रयोग हम जितना ज़्यादा करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा शोध अच्छा हो जाता है और निष्कर्षों का परीक्षण और पुनर्निरीक्षण भी संभव हो जाता है, क्योंकि हम सांख्यिकी के प्रयोग से, कंप्यूटर के प्रयोग से निष्कर्षों का पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं और उनका अवलोकन कर सकते हैं। बहुत अधिक विस्तृत ढंग से दी गई जानकारी कई बार पाठक को दिग्भ्रमित कर देती है और बहुत ज़्यादा शोध में बिखराव जैसा पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिशाहीन विश्लेषण भी शोध की विश्वसनीयता को समाप्त कर देता है। निष्कर्ष की वैधता व्याख्या पर ही निर्भर होती है, क्योंकि सांख्यिकी आधारों पर शोध किया गया है। इस कारण निष्कर्ष का सटीक होना जरूरी है। निष्कर्ष वही सही होते हैं जो कार्य कारण को जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में किया गया शोध पाश्चात्य समाज पर लागू नहीं हो पाता, क्योंकि पाश्चात्य समाज का वातावरण अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, वहाँ की दशाएं अलग हैं, दिशाएं अलग हैं, भारत की जो स्थिति है वह अलग है। इसलिए हम भारत के शोध को या भारत की जो व्यवस्था है उसको पाश्चात्य जगत से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। और उनका जो जीवन है, उनकी जीवन के प्रति मनोवृत्ति है, वह भारतीय समाज में अलग है और पाश्चात्य समाज में अलग है। वही सामान्यीकरण प्रामाणिक और वैध होगा जिसमें शोध की सभी शर्तों का पालन किया गया हो
और निदर्शन के मूल लक्षणों की उपेक्षा न की गई हो। शोध में पूर्ण प्रक्रिया यदि सही ढंग से अपनाई गई हो तो व्याख्या करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। प्रक्रिया का सही ढंग से अपनाया जाना और उसको सही दिशा प्रदान करना हर शोधकर्ता के लिए बहुत जरूरी है। निष्कर्ष निकालने में कठिनाई तब होती है जब तथ्यों का आंकलन सही ढंग से न किया गया हो और सही ढंग से जानकारी एकत्रित नहीं की गई हो। शोध क्षेत्र को देखते हुए सही शोध पद्धति का चयन करना बहुत आवश्यक है। निदर्शन का सही ढंग से करना बहुत आवश्यक है। सैंपलिंग सही ढंग से की जाएगी, निदर्शन सही ढंग से किया जाएगा, तभी हमारा शोध सटीक होगा और सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तथ्यों के विश्लेषण के उपरांत व्याख्या करने में या सामान्य निष्कर्ष निकालने में अधिक कठिनाई तब होती है जब इन सब बातों में हम ध्यान सही ढंग से नहीं देते हैं। इसी कारण शोधकर्ता को धैर्यपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है, तभी विश्लेषण और सामान्यीकरण बड़ी आसानी से शोधकर्ता निकालते हुए और निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। तथ्यों का विश्लेषण वही सही होता है जो कार्य कारण को जोड़ पाता हो। इस प्रकार विश्लेषण के उपरांत कार्य कारण को जोड़ते हुए जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनके आधार पर हम प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। आधुनिक शोध पद्धति का उपयोग सभी सामाजिक विज्ञानों में किया जा रहा है। राजनीति शास्त्र भी इससे अछूता नहीं है। राजनीति विज्ञान में भी शोध पद्धति का उपयोग की और उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। राजनीति शास्त्र के विभिन्न पक्षों पर शोध किया जा चुका है, वह किया जा रहा है, जैसे राजनीतिक दलों की शासन में भागीदारी, कुशल नेतृत्व का राजनीति में महत्व, मतदान व्यवहार, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की राजनीतिक में भूमिका, महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शक्ति संरचना। ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर सांख्यिकीय आधारों पर कंप्यूटर की सहायता से शोध किया जा रहा है और शोध की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा जा रहा है। इस प्रकार सभी चरणों के माध्यम से किया गया जो तथ्यों का विश्लेषण है और उसकी व्याख्या है वह सामान्यीकरण में सहायक होता है और हमको जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह भी सही होते हैं। इससे न केवल हमारा शोध सही होता है वरन वह विकास की दिशा में भी हमको आगे ले जाता है।